24 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल के खुदकुशी के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई होगी जिसकी वजह से इतनी कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी जान ले ली। इन्हीं बातों को समझने के लिए हम आए हैं डॉक्टर चिन्मय कुलकर्णी के पास, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मीशा अग्रवाल का केस आपने भी देखा, जो जानकारी सामने आई है, क्या लग रहा है आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी मशहूर, जिसने कम समय में इतनी कामयाबी हासिल की, 1 मिलियन का चेज अब पूरा नहीं कर पा रही है, वो सुसाइड कर ले रही है? देखिए, कैसा है कि पर्टिकुलर केस के बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे उसके डिटेल्स पता नहीं है। बट यूजुअली बहुत बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको बहुत बार ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ये डेली कंटेंट क्रिएशन है। ऐसा नहीं है कि फिल्म एक बार साल में एक बना दी, 2 साल में, ये डेली कंटेंट क्रिएशन है। और वो उसको जब वायरलिटी नहीं होती है, एंगेजमेंट नहीं मिलता है, तब वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। और ये महीनों तक, सालों तक चला, महीनों तक चला, लंबे अरसे तक चला। तो फिर अपने और उसके साथ में फिर बाकी की भी चीज़ें होती है, आपने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो जाते हैं वगैरह। तो इन सब की वजह से, इन सब एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स की वजह से हमारी ब्रेन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं और जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जैसी चीज़ें हो सकती है, जिसकी वजह से ये सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स ये आ सकते हैं। हाउएवर, पर्सनली ये पर्टिकुलर केस के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी। इन जनरल टर्म्स से सर, हम कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, खुद के लाइफ प्रॉब्लम्स पर ही उन लोग जोक करते हैं, दिखाते कि उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। इनके भी अगर केस में देखें तो इनके भी काफ़ी जो वीडियोस थे वो काफ़ी फ़नी वीडियो हुआ करते थे। आपके पास भी कई सारे ऐसे केसेस आए स्टैंड अप कॉमेडियंस के जिनको आपने खुद पर्सनली ट्रीट किया है। तो मुझे बताइए, जब हम किसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह से देखते हैं जो मोबाइल रील्स में तो काफ़ी खुशमिजाज नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर की ज़िंदगी हमें पता नहीं चलती, जैसे मीशा का केस था, उस बारे में बताइए क्या माइंडसेट होता है इनका जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, तब क्या आपको समझ में आता है इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को लेकर? उसमें कैसा है, कॉमेडी करना और सक्सेसफुल कॉमेडी करना, दूसरों को हंसाना, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और बहुत सारे लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि एक उसके लिए टाइमिंग लगता है, प्रॉपर वर्ड्स लगते हैं, आइडियाज़ लगती है। और कभी कभी वो सक्सेसफुल होता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाकी की दुनिया के लोग जिन टाइप्स के स्ट्रेसर्स में से, टेंशन्स में से जा रहे होते हैं, वैसे ही ये लोग भी जा रहे होते हैं। बट उनको उनका जो प्रेजेंस जो इंटरनेट पे है या इन फ्रंट ऑफ पब्लिक है, वो काफ़ी हैप्पी एंड फनी करना पड़ता है, बट अंदर से तो वो दुखी है। तो अक्सर उन लोगों को लगने लगता है कि मैं, इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, मतलब उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ लोगों से, मैं असल में तो दुखी हूँ, बट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत फनी हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। तो ये एक द्वंद्व जो है, ड्यूअल आइडेंटिटीज, नॉट पर्सनैलिटी बट ड्यूअल आइडेंटिटीज, अपोजिट आइडेंटिटीज, वो उनको काफ़ी अंदर से हैरान कर देता है। और उसकी वजह से भी, जैसे मैंने बोला कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, मनोविज्ञान के हिसाब से अब जरा जो आम जनता सुन रही है, आपको सामान्य भाषा में समझाइए कि अगर कोई स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी खुशमिजाज है, लेकिन जैसे आप बता रहे कि निजी जीवन में शायद वो अलग हो सकता है, लेकिन कुछ और पर्सनैलिटी दिखा रहा है अपने रील्स के ज़रिए, तो ऐसे में आखिर उस समय दिमाग में क्या चलते रहता है, खासतौर पे जब वो जो सोच लेकर सोशल मीडिया पर आए हैं उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, और जब कभी उन्हें कामयाबी मिलती है तब दिमागी तौर पे किस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है, और जब कामयाबी नहीं मिलती है, जो रिजल्ट्स वो या रिवॉर्ड वो एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो नहीं मिलता है, तब हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है? हाँ, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हमें दिखे हैं इंटरनेट पे, ये एक नया फील्ड है। और वो सक्सेस जब लोग देखते हैं तो उनको भी लगता है यार मैं भी ऐसे करूं कि करोड़ों लोग इस मेरे इंटरव्यूज़ को देखें, लाखों लोग इंटरव्यूज़ को देखें, या फिर कॉमेडी शोज़ को देखें या रील्स को देखें। तो ऑटोमेटिकली आप एक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि मुझे भी ये चीज़ करना है। अब कोई भी चीज़ हम जो अच्छी करते हैं, जिसको हमें लोग प्रेज़ करते हैं, लोग अच्छा बोलते हैं,
उसको करने से हमको खुशी मिलती है, उस टाइम पे हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें ये हैप्पीनेस, प्लेजर ये मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। अब उससे अलग एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट एक और चीज़ है कि एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा डोपामिन को सिक्रेट करता है, ऐसे कुछ स्टडीज़ ने देखा हुआ है। मतलब मैंने अगर एक रील बना दी, वो बहुत पॉपुलर हो गई, तो अभी मुझे अगली रील बनानी है, उससे भी पॉपुलर हो गई तो क्या होगा, ये सोच के मेरे मन में जो मेरे ब्रेन में जो डोपामिन सिक्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से हाँ लोग ये करते रहते हैं। और अगर जब ये बना दी उन्होंने, उनको भी लग रहा है कि अच्छी ये रील होनी चाहिए वायरल, पर वो नहीं होती है, फिर मल्टीपल टाइम्स वो नहीं होती है, तो फिर उसके बाद में फिर वो डोपामिन सिक्रेट हो रहा है, बट वो रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा है। तो जो रिवॉर्ड के बाद का जो डोपामिन सिक्रेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। और ये लंबे अरसे तक कोई भी स्ट्रेसर्स, टेंशंस इसके साथ में, नॉट ओनली वायरलिटी, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वायरलिटी ना आने की वजह से कोई करता है, बट उसके साथ में लाइफ में अदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सब स्ट्रेसर्स, टेंशन्स की वजह से आदमी के ब्रेन में कुछ केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, उनकी लेवल्स में गड़बड़ हो जाती है, कुछ कम हो जाते हैं, कुछ डिप्लीट होते हैं, कुछ ब्रेन उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है। उसकी वजह से फिर मानसिक बीमारियां हो सकती है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी। और कभी कभी क्या है कि ये अगर आजू बाजू वाले, परिवार वाले, दोस्त अगर ये देख ले कि सामने वाला मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, ये एकदम से चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर कैच करे और उसके लिए उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, उसकी थेरेपी करे या उसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन से करे, तो इन केमिकल्स की लेवल नॉर्मल हो जाती है, तो वी कैन रिड्यूस चांसेस ऑफ सच सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड सुसाइडल इवेंट्स। सर, आपने रिवॉर्ड ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड का जिक्र किया। शहरों में तो एक समय था जब ये नई फील्ड शुरू हुई, तब शहरों में काफ़ी लोग रील्स बनाते थे, पॉपुलर होते थे, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में, देश के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, बड़े पैमाने पर वहाँ पे लोग जो हैं वो रील्स बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों, जैसे आप भी कह रहे हैं कि कामयाबी सबको नहीं मिलती है। तो शहरों में तो एक्सेस है, आप जैसे डॉक्टर्स हैं उनसे आके कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर हमारी उतनी सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस तरह के ट्रीटमेंट को लेकर, तो वहाँ के युवाओं को आप क्या कहेंगे, कैसे उनके घर वाले आइडेंटिफाई करें, और उन यूथ जो एक्सपेक्ट कर रहा है, उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो पैसे के लिए खास तौर पर इस चीज़ पर निर्भर रहते हैं फेम के साथ साथ, उन्हें आप क्या कहेंगे? एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने में कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, मतलब करोड़ों, लाखों, करोड़ों में लाखों तो होंगे, बट उसमें से जो बहुत अच्छा पैसा इसमें से कमा रहे हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो जो भी इस कंटेंट क्रिएशन में से बहुत पैसे कमाने के लिए या बहुत इसको प्रोफेशन के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ समझनी चाहिए कि इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि टॉप पे जो लोग हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो बहुत सक्सेसफुल है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें से मिल नहीं रहा है पैसा वगैरह। सो ये चीज़ अगर समझ ले तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से होनी चाहिए कि अभी मैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल ये करूँगा या करूँगी, और मैं देखूँगा या देखूँगी कि कितना सक्सेसफुल होता है। नहीं होता है तो मेरे लाइफ में कुछ सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, सिर्फ ये एक इन्फ्लुएंसर ये एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दूसरे भी लाइफ में ऑप्शंस होने चाहिए। मेरे करियर के हिसाब से मैं क्या करूँगा, या फिर ये नहीं हुआ तो कुछ बिजनेस करूँगा क्या। सो एक हैविंग अ सेकंड ऑप्शन इज़ ऑलवेज बेटर इन सच फील्ड्स जहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर ग्रामीण इलाकों में कोई कर रहा है, तो अब ग्रामीण इलाकों में क्या है कि आप कंटेंट बना देते हैं, वो पॉपुलर गांव के लोगों तो हो जाता है, बट वो इतना भी पॉपुलर नहीं होता है कि उसमें से उनको पैसे मिल सके, तो वो फ्रस्ट्रेशन के लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो ग्रामीण इलाकों के लोगों ने भी ये समझना है और शहरी लोगों ने भी समझना है कि इसमें सक्सेस के चांसेस कम हैं। अगर मैं बहुत अच्छा क्रिएट करता हूं तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगा, बट अगर मैं नहीं कर पाया या अगर मैं वायरलिटी वो नहीं ला पाया, एंगेजमेंट नहीं ला पाया, इसका मतलब मैं अच्छा एक कलाकार नहीं हूँ, अच्छा एक इंटेलिजेंट राइटर नहीं हूँ, ऐसा मतलब उसका नहीं है। क्योंकि आज के तारीख में भी जो काफ़ी फेमस टाइप के जो राइटर्स हैं उनका भी वायरलिटी कैसे आएगी इंटरनेट रील्स में वो पता नहीं है। एंड वही तो गेम है, मतलब हमको पता नहीं है कि क्या पॉपुलर होगा, इसीलिए इतने करोड़ों में वो बनते हैं। अगर हमको एक फार्मूला मिल गया
तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो वायरलिटी कहाँ से आएगी, एंगेजमेंट कहाँ से आएगी और आप सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, इसका एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए इसमें हम ट्राई करेंगे, अगर ये करते समय ये क्रिएशन जिसको मैं रील बना रहा हूँ उसमें ही मुझे मज़ा आ रहा है, तो आपके फ्रस्ट्रेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपका वो एक पैशन है कि हाँ मुझे ये बनाना है और मुझे लोगों को दिखाना है। वो लोगों को, करोड़ों लोगों को पसंद नहीं आया तो भी चलेगा, मुझे 10,000 लोगों को पसंद आया तो भी चलेगा मुझे। अगर ये एटीट्यूड आप रखते हो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में ही एंजॉयमेंट है, तो आपका फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन का अगर कोई शौक रखता है तो वो आपका पैशन रहे, जुनून जुनून तक की हद ना पार कर जाए, जब तक आपको खुशी मिल रही तब तक आपको करना चाहिए आपके हिसाब से। सर इसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ये सोशल मीडिया का अल्गोरिदम जो होता है वो इंसानी ब्रेन को, खास तौर पे जो रील्स देखने वाले उनके से ज़्यादा जो रील्स बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, खास तौर पे जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स है, उनके ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट करता है ये जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है? सोशल मीडिया पे ये काफ़ी क्लियर है, काफ़ी सारी स्टडीज़ इसके ऊपर हो चुकी है। इमोशनल कंटेंट अगर आप ज़्यादा बनाते हो, हेट्रेडफुल कंटेंट अगर ज़्यादा बनाते हो, फियर इंड्यूसिंग कंटेंट अगर आप ज़्यादा बनाते हो, तो वो ज़्यादा वायरलिटी के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका कारण ये है कि अपना जो ब्रेन है वो डेवलप इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन के पुरातन टाइप के जो भाग है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और जो लॉजिक, जो हम विचार करने की क्षमता, सही या गलत समझने की क्षमता, दूसरे का मुद्दा क्या है वो समझने की क्षमता, ये जो ब्रेन का भाग है जो ये चीज़ें करता है वो रिलेटिवली लेटर डेवलपमेंट है। तो ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो है उसकी तरफ अगर आप जाओगे तो आपकी वायरलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि ट्विटर पे अगर आप इमोशनल कंटेंट डालोगे तो रैशनल कंटेंट से उसके पॉपुलर होने के 7 टाइम्स मोर चांसेस है। मतलब आपने अच्छा कुछ तो लॉजिकल एक रीजनिंग वाला इंफॉर्मेटिव मैसेज डाला, ट्वीट डाला, तो अगर उसके जो भी चांस है उससे 7 टाइम्स ज़्यादा चांस है आपने कुछ इमोशनल ऑफेंसिव टाइप का ये डाला, तो ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स को इंड्यूस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये डे टू डे जो ट्रेंड्स चलते रहते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करे। अब उससे प्रॉब्लम ये होता है कि टू सम डिग्री इट इज़ सक्सेसफुल, बट इट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज यू वुड वांट इट टू बी। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड इसीलिए होता है कि आपने कर तो दिया, फिर आपको उसकी ही आदत पड़ जाती है कि हेट्रेड वाले ही वीडियोस डालते रहो, इस कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को, इन लोगों को, उन लोगों को, एंड ऑलवेज बीइंग ऑफेंडेड विथ समथिंग। कुछ भी हो दुनिया में तो हम ऑफेंडेड ही है। तो उस टाइम से क्या है कि जब आप इस टाइप से बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप ये कहते हैं कि बिहेवियर टू सम डिग्री चेंज हो जाता है, या हम उसको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं उन बिहेवियर्स को, रादर हम शांति से, खुशी से रहने के उस टाइप के बिहेवियर को हम कम बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब ये बिहेवियर हमारे मन में चल रहा, हम ये इस टाइप के बिहेव करते हैं, इस टाइप के इमोशनल हम हो जाते हैं, थॉट्स भी ऐसे होते हैं, तो हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल करके स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होता है, विच इज़ टू सम डिग्री छोटे टाइम के लिए कॉर्टिसोल बहुत अच्छा है, बट वो सस्टेन्ड डेज में अपने बॉडी में रहता है तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल इलनेसेस होते हैं। यंग कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट नज़र आते हैं, उन्हें आप क्या कहें? क्योंकि अब ये चाहे मौजूदा केस है, इनमें देख ले कि वो झेल नहीं पा रहे, उनके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो रहे, जैसे कि आप कह रहे कि वो कुछ अनुचित कदम कोई उठा लेता है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कैसे अपनी कमियों को समझें, और जब वो प्रॉब्लम उन्हें महसूस हो रही है, डिप्रेशन जैसी समस्या से वो जूझ रहे हैं, तब उन्हें क्या करना चाहिए, उस बारे में बताइए। यस, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है तो जिस व्यक्ति को अगर चेंजेस अपने में दिखने लगे हैं कि मैं बहुत ही उदास हूँ, बहुत ही निराश लग रहा है आजकल, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ, तो इंटरनेट पे आप जाइए, एंग्जाइटी स्केल्स है, डिप्रेसिव स्केल्स फ्री में अवेलेबल है, आप उसका सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं
तो आप पास, या फिर दूसरा है कि कभी कभी वो पर्सन को खुद को नहीं समझ में आता है, पर उसके जो परिवार वाले हैं या उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको समझ में आता है कि इसका कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अभी ये पिछले 2-3 हफ्ते से हमको दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ही इज़ नॉट व्हाट ही यूज्ड टू बी और शी यूज्ड टू बी। तो फिर इन लोगों ने भी उनको हेल्प करना चाहिए, और ऐसे टाइम पे इन चीज़ों के बारे में अपने को जो महसूस हो रहा है उसके बारे में बात करना, ये एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि गो टू अ प्रोफेशनल एंड टॉक टू अ प्रोफेशनल। मतलब आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेंगे। हेल्प अवेलेबल है, बट बहुत बार वो हेल्प लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो अगर ये किसी यूथ को ये समझना चाहिए कि भाई ये पुराने जो विचार है कि भाई मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊँ, मैं क्या पागल हूँ क्या, ये पूरा लॉजिकल नहीं है। इसमें भी कुछ जैसे अपने बाकी के शरीर के प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे ब्रेन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं सभी यूथ को ये समझाना बताना चाहूँगा कि हैव मोर कंपैशन टूवर्ड्स अदर्स एज वेल एज योरसेल्फ। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखते हैं, अगर आपके बिहेवियर में, थॉट्स में, फीलिंग्स में इसमें चेंजेस आते हैं तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए। एक आखिरी सवाल सर मेरा, आज सोशल मीडिया के इस दौर में पहले हम एक साथ रहते थे, बातचीत करके अपनी तकलीफें बांट देते थे, लेकिन अब हुआ ही है कि ज़्यादातर हम देखिए हम सब लोनली हो गए, सब तनहा रहने लग गए। अपने हमें तन्हाई एक तरह से, या जो कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर जो रील देखने वाले या रील बनाने वाले, लोनलीनेस, अकेले रहने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, या फिर उनके बिहेवियर में बदलाव आ गया। ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो जो वर्चुअल रियलिटी और जो हम निजी जीवन की जो जिंदगी होती है, जो खुशियाँ होती है, जो प्यार होता है, वर्चुअल लव या फिर रियल लव, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कंटेंट क्रिएटर्स को, बनाने वालों को, खास तौर पे यंग कंटेंट क्रिएटर्स को और रील्स देखने वालों को, ताकि वो कोई भी इस तरह का अनुचित कदम फिर कोई और मिशा अग्रवाल ना उठा ले, इसलिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, कैसा है कि वर्चुअल फ्रेंडशिप्स जो है वो एक आभासी दुनिया है, वो असली दुनिया नहीं। असली दुनिया मतलब आप जिसके पास जाके मिल सकते हो, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो आपका एक जो सोशल सर्कल होता है, जो पुराने टाइम में हर किसी का होता था, प्री इंटरनेट डेज में हर किसी का एक सोशल सर्कल्स होता था। आजू बाजू के लोगों को हम पहचानते थे, बातें करते थे, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हमको पता होता था। तो एक सोशल सर्कल, एक क्लोज फैमिली सर्कल, फैमिली बॉन्डिंग जो है, वो उसको कोई भी किसी भी व्यक्ति ने सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली हो रहा है हमसे, तो हमको उसको अवेयर होना है कि आजकल तो मैं ज़्यादा लोगों से जाके मिल नहीं रहा हूँ। पहले तो मैं मतलब 10 साल 15 साल पहले तो फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता था, बातें करता था। आजकल फ्रेंड्स तो कभी महीने में एक आध बार मिल गए तो मिल गए, ऐसी कंडीशन है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक क्लोज सोशल सर्कल है, आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड्स, उनके साथ आपका एक रिलेशन अच्छा होना, बॉन्डिंग अच्छा होना, वो ज़रूरी है। उसके लिए आपको पहले काम करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, बट अभी अगर वो पड़ रही है तो आपने वो करना चाहिए। और वर्चुअल जो फ्रेंड्स है, जो कोई आपके वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे वो लोग आपको, आप एक इंसान कैसे हो उसको जानते नहीं हैं। वो सिर्फ आपकी एक जो इमेज है, वर्चुअल इमेज, डिजिटल इमेज, उसको जानते हैं, तो वो उससे प्यार कर रहे हैं। वो आपसे प्यार नहीं कर रहे, वो आपकी वो इमेज जो आपने डिजिटली बनाई हुई है उससे प्यार कर रहे हैं। पर आपके क्लोज लोग जो है उनको आप क्या हो पता हो, तो आपने 2-4 वीडियो 10 वीडियो खराब बनाए तो भी वो आपको हेट करने नहीं लगेंगे, या फिर वो आपको एकदम डिग्रेड नहीं करेंगे। बट जो वर्चुअल फॉलोअर्स जो है वो आपको डिग्रेड करेंगे कि भाई इसको कुछ नहीं हो रहा है, इसका कुछ जम नहीं रहा है, इसकी रील्स में कुछ मज़ा नहीं है। बट जो आपको जानते हैं वो आपको एज अ पर्सन जानते हैं। तो ये क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्कल, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी मस्ट हैव सोशल सर्कल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने जिस तरह से इन्होंने कहा कि
जो भी लोग रील देखते हैं या कंटेंट बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो वर्चुअल दुनिया के बजाय निजी जीवन में जो उनके रिश्ते हैं उनको अहमियत दे, उनके साथ जो लोग हैं उन्हें अहमियत दे, ना कि वर्चुअली उन्हें लाइक, कमेंट या फॉलो करने वाले लोगों के मतों को उतना ज़्यादा महत्व दे। साथ ही में अपना ख्याल रखें, कोई समस्या हो तो एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर ले, अकेले ना रहे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।